तो फारूक शेख साहब, आपने कहा था कि आपके पास कुछ एविडेंस है महजबीन और अकबर के लिए, जिसको देखने के बाद ये बात साबित हो जाएगी कि अशफाक साहब को कंपनी फ्रॉड में फंसाया गया है। जी हाँ वकील साहब, मेरे पास ऐसी बहुत सी ऑडियो वीडियोस की रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं जिसे देखकर जिसे सुनकर ये बात पूरी तरह से वाज़ेह हो जाएगी कि असल मुजरिम अकबर और महजबीन है। ये ऑनर, ये बात सच है कि मैं उस वक्त पैसे के लालच में इन लोगों के साथ मिल गया था। वकील साहब, बात यह है कि ये दौलत उस दीमक की तरह से होती है जो सिर्फ कमजोर और सूखी लकड़ी को नहीं खाती, बल्कि इसे जब मौका मिलता है ये मजबूत लकड़ी में जाकर उसे खोखला कर देती है। मैं अशफाक को फंसाना नहीं चाहता था योर ऑनर, लेकिन इन लोगों ने प्लान खत्म होने से पहले ही मुझे साइडलाइन कर दिया। और जो मुझे यह एहसास हुआ कि लोग मुझे अशफाक के केस में फंसाना चाहते हैं, तब मैंने और मोहतात तरीके से इनके लिए जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो की और उनको प्रिजर्व कर लिया ताकि वक्त पे ये सबूत उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकूं। जज साहब, ये आदमी झूठ बोल रहा है। शेख, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जज साहब, ये मुझे फंसाना चाहता है। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए प्लीज। आपने देखा माय लॉर्ड, ये लोग इसी तरह सबको जान से मारने की धमकी देते हैं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मुझे भी शेख साहब से कुछ पूछना। इजाजत है। शुक्रिया योर ऑनर। शेख साहब, अगर आपके पास ये सबूत पहले से मौजूद थे तो ये उस वक्त सामने क्यों नहीं आए जब अशफाक साहब को गिरफ्तार किया गया? उस वक्त ये सबूत कहां छुपे हुए थे? वकील साहब, मैं एतराफ कर रहा हूं कि मैं अकबर और महजबीन की बातों में आ गया था और फिर ये लोग मुझे धोखा देकर मुल्क से बाहर चले गए। उन्हीं दिनों जज साहब, अकबर ने मुझे फोन किया और मेरी इकलौती बेटी की डेथ थ्रेट मुझे दी। जिससे मैं शदीद मोहब्बत करता था और शायद इसीलिए मैं अशफाक का साथ न दे सका, डर गया। मैं अपने आप को इन मामलात में मजीद उलझाना नहीं चाहता था, लेकिन जब मैंने अशफाक साहब की इस मासूम बेटी अमल को देखा जो अकेली तने तना इन मगरमच्छों से लड़ रही है, तब मैंने सोचा जज साहब कि शायद यही वक्त है कि मैं भी अपने जमीर पर लदे इस बोझ को उतार दूं जो बरसों से मेरे वजूद को नोच रहा है। इसलिए जज साहब, आज मैं पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ ये स्टेटमेंट देता हूं कि अशफाक साहब बेकसूर थे, वो बहुत अच्छे इंसान थे और ये सारा काम, ये सारा जुर्म जो है अकबर और महजबीन ने किया। शेख साहब, ये कोई इमोशनल ड्रामा नहीं चल रहा। सच तो ये है कि आप अशफाक साहब की फैमिली के साथ मिलकर महजबीन और अकबर साहब को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अशफाक साहब की बेटी अकबर साहब की बहू है। सीधी बात है, सास से बनती नहीं है और शौहर से वो खुश नहीं है। और उसकी वजह है जज साहब के वो रेहान नामी किसी लड़के को पसंद करती। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ओवररूल्ड। सर, ये बिल्कुल एक फैमिली ड्रामा चल रहा है। बात सिर्फ इतनी है कि अमल तलाक लेना चाहती है और अकबर साहब का बेटा उसे तलाक देना नहीं चाहता। और इसकी वजह है हक महर की रकम। कोई कम नहीं है, 60 करोड़। बस उसी हक महर की रकम के लिए ये खेल खेला गया, इसीलिए गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। तो बताइए शेख साहब, इस 60 करोड़ में से आपको कितना हिस्सा मिलेगा? आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन सस्टेन। सर, मेरे फाजिल दोस्त बात को कहां से कहां ले गए। ये बात सच है कि अशफाक साहब की बेटी अमल अकबर की बहू है, लेकिन दोनों खानदानों को एक दूसरे के बारे में मालूम नहीं था। अशफाक साहब दुनिया में नहीं थे और अकबर इटली चला गया था। अकबर की बीवी दिलशाद बेगम ने सबको यही बताया कि अकबर का इंतकाल हो चुका है ताकि वो इस केस से बच सके। बाकी जो तमाम इल्जामात मेरे दोस्त लगा रहे हैं ये बेबुनियाद है। शादी और हक महर का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है जज साहब। शेख साहब, आप मुझे बताइए, क्या आपको पता था अमल और ज़हीन की शादी के बारे में? जी नहीं वकील साहब, मुझे इस बारे में कतई कोई नहीं था। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के अलावा आपके पास और क्या सबूत है?
इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तमाम डायरेक्टर्स महजबीन और अकबर के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हैं जज साहब। और एक बहुत अहम बात आपको बताना चाहूंगी जज साहब कि इशफाक साहब ने खुदकुशी नहीं की थी, उनका मर्डर हुआ था। माय लॉर्ड, ये सब अदालत का वक्त जाया करने के अलावा और कुछ नहीं है। हमारे पास बहुत टाइम है, आप बैठ जाइए प्लीज। थैंक यू। मिस तहमीना और फारूक साहब, आप भी तशरीफ रखिए। थैंक यू माय लॉर्ड। थैंक यू। पहले हम ऑडियो वीडियो का जायजा लेंगे, फिर नए एंगल पे बात करेंगे। ये अदालत 2 घंटे के लिए मुलतवी की जाती है। एडजर्न। यह अदालत हुक्म देती है कि अशफाक अहमद मरहूम की खुदकुशी का जो केस है उसे दोबारा शुरू किया जाए, और इसके साथ साथ अदालत इस बात का भी हुक्म देती है कि जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता अकबर शहवार और महजबी इस मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। यह अदालत आइंदा माह की 14 तारीख तक मुलतवी की जाती है। एडजर्न। थैंक यू सो मच अंकल। किस बात के लिए? पापा ने हमेशा मुझे हालात से लड़ना सिखाया था। उनकी हमेशा से ये कोशिश रही है कि मैं और राफे जिंदगी में एक फाइटर की तरह आगे बढ़े। मुस्कुराते हुए हर मुश्किल का सामना करें, डट कर मुकाबला करें। आप खुद सोचें, एक ऐसा शख्स जो अपनी औलाद को पहाड़ की तरह मजबूत बनाना चाहता था, वो खुदकुशी करके खुद को ज़ेर कैसे कर सकता था? बस यही बात मेरा दिल कभी मानने को तैयार ही नहीं था। इसीलिए मैंने तहमीना मैडम से कहा कि वो कोर्ट में ये पॉइंट उठाएं। बहुत अच्छा किया तुमने, कम से कम उन्हें इंसाफ तो मिलेगा। और बेटा, जिस बहादुरी से तुमने ये केस लड़ा है, हम सबको फख्र है तुम पे। आप सब मेरे साथ थे, तभी ये मुमकिन हुआ है, वरना तो ये रास्ता बहुत कठिन था। अमल, ये तुम्हारा घर है और मैं चाहता हूँ कि अब तुम हमारे साथ ही रहो। नहीं अंकल, अभी नहीं। मैं खुद को और प्रूफ करना चाहती हूँ कि मैं कमजोर नहीं हूँ, हर मुश्किल का मुकाबला कर सकती हूँ। मुझे माफ किए बिना मत जाओ प्लीज। जब हमारी कोई लड़ाई है ही नहीं तो माफी किस बात की? अमल, अगर दिल में कोई भी बात है तो प्लीज मुझे कह दो। कुछ भी कहना है कह दो तुम। नहीं हानिया, मेरे दिल में कोई बात नहीं है। अच्छा, मैं चलती हूँ, मामा से मिल लूँ बस। अस्सलाम वालेकुम फैयाज, क्या हाल? ठीक है आप? अच्छा फैयाज, मैं आपको एक लोकेशन व्हाट्सएप करूंगा, तो आप वहां तशरीफ ले आइए। जी अभी? ठीक है, ग्रेट। आप ऐसे कीजिए रेहान, इस नंबर पर अपने घर की लोकेशन व्हाट्सएप कर दें। लेकिन ये हैं कौन? ये एडवोकेट फैयाज है जो पहले अशफाक का केस लड़ा था, लेकिन ये अब आपकी मदद करेंगे। मैंने सेंड कर दी। ग्रेट, थैंक यू। अशफाक हुसैन ने वाकई में खुदकुशी नहीं की थी। अकबर और महजबी ने उसे जहर देके मरवाया था, जिसे बाद में बआसानी से खुदकुशी का रंग दे दिया गया।
मैंने अशफाक हुसैन को बहुत समझाया कि वो अकबर और महाजबीन की बात मान ले, उनकी बात मानकर अपनी और अपनी फैमिली की जान बचा ले, मगर उसने मेरी एक ना सुनी। अशफाक हुसैन का जिस खाने से कत्ल हुआ था वो खाना मैं ही लेके गया था, लेकिन मेरा खुदा गवाह है कि मुझे कतई इस बात का इल्म नहीं था कि उस खाने में जहर है। वो तो अशफाक हुसैन के कत्ल के बाद ही बात खुली कि उसका कत्ल उसी खाने से हुआ है। और हाँ, वो खत बिल्कुल असली था, क्योंकि अशफाक हुसैन जान चुका था कि उसकी जान को खतरा है। महाजबीन और अकबर उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अशफाक हुसैन एक सच्चा और बहादुर इंसान था, और बहादुर इंसान कभी खुदकुशी नहीं करते। ये सब जानने के बाद मेरे दिल पे एक बोझ था। मैं चाहता था कि आप सबको सब कुछ सच सच बता दूं, लेकिन अकबर और महाजबीन ने मुझे भी धमकी दी थी कि अगर मैंने आप लोगों को कुछ भी बताया तो वो मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाएंगे। मैं अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता था। फिर जैसे ही मुझे पता चला कि ये केस दोबारा खुला है तो मैंने खुद बरसात से रब्ता किया। अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे सजा ही क्यों ना हो, मगर मैं अकबर और महाजबीन के खिलाफ गवाही दूंगा। और वैसे भी एक केस खुलेगा तो सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा, सब कुछ सामने आ जाएगा। क्या हुआ अमल, तुम ठीक तो? ठीक हूँ। लग तो नहीं रही। ये रात कितनी खामोश है ना, पता नहीं ये रात कब ढलेगी, ढलेगी भी या नहीं। अमल, रात वक्त की पाबंद है, इसको तो ढलना है। हाँ, उम्मीद ने जो चिराग जलाए हैं, देखना है कि उनमें कितना दम है। मुझे यूं लगने लगा है जैसे मैं किसी आंधी में फंसी हुई हूँ। मैं समझ सकता हूँ तुम पर क्या बीत रही है। बस इतना कहूंगा कि हिम्मत मत हार। मंजिल पर पहुंचने के लिए जो चिराग तुमने जलाए हैं उन्हें बुझने मत देना, चाहे आंधी कितनी भी तेज हो। थैंक्स रेहान, मेरी हर मुश्किल में मेरा साथ देने के लिए। हाँ, खैर तुम्हारा घर आ गया, आओ तुम्हें छोड़ देता हूँ। सामने तो है, खुद चली जाऊंगी। जानता हूँ, मगर आप ये नहीं जानती कि कल ऑफिस में मेरी प्रेजेंटेशन है और इस वक्त घर जाकर मेरा कॉफी बनाने का कोई मूड नहीं है, इसलिए एक कप कॉफी मिल सकती है। लेकिन कॉफी मेरी पसंद की होगी, मंजूर है? सब मंजूर है, बस कॉफी पिला देना। तो फिर चलो। रेहान, कॉफी यहीं पीने का इरादा है मिस्टर फिलोसोफर? नहीं, चलो। ये सब क्या है अमल? आई डोंट नो। राशिद की कॉल।
उठाओ। हेलो अमल, लगता है तुम घर पहुंच गई हो, है ना? टेंशन मत लो। ये बताओ घर की सेटिंग कैसी लगी? नहीं 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 नहीं, मैंने ताला नहीं तोड़ा, डुप्लीकेट चाबी बनाई है। और हिम्मत भी कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? मेरी जरूरत अभी तुमने देखी कहाँ है? ये तो ट्रेलर है, ट्रेलर। अगर तुमने इशफाक का केस वापस नहीं लिया ना, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा पूरी फिल्म। फिल्म तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। चलो इंस्पेक्टर साहब, मैं रेहान बोल रहा हूँ जी, मुझे कंप्लेन करवानी। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। अमल, मैं आ रहा हूँ। तुम्हारा फोन आते ही मैंने राशिद को पकड़ने के लिए लड़के भेज दिए और राशिद अब तक गिरफ्तार हो भी चुका है। बस कुछ ही देर में उसको लेके आएंगे। थैंक यू सो मच यार, तुमने हमारा बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। ये शख्स मुझे और अमल को बहुत तंग कर रहा। थैंक यू की कोई बात नहीं, ये तो हमारा फर्ज है। तुम चाहो तो हम अमल की सिक्योरिटी के लिए भी दरखास्त दे सकते हैं। नहीं नहीं, अमल कभी भी नहीं मानेंगे, बहुत जिद्दी और निडर है वो। हाँ, लेकिन मुझे एक बात का डर है, राशिद जेल से छूटने के बाद दोबारा अगर मुझे और अमल को तंग करेगा तो। आज के बाद ये मेरी गारंटी है, वो शख्स तुम दोनों की जिंदगी में कभी भी नहीं आएगा। थैंक यू सो मच। अरे बार बार शुक्रिया क्यों अदा कर रहे हो? दोस्त हो तुम मेरे। बताओ क्या लोगे, ठंडा या गर्म? चाय मंगवा लो। अमल बेबी, आप यहाँ? मैं दिलशाद आंटी से मिलने के लिए आई हूँ। कहाँ है वो? तुम यहाँ क्या लेने आई हो? बताने के लिए आई हूँ कि जिस चूहे को आपने मेरे घर तोड़ फोड़ के लिए भेजा था ना, वो इस वक्त लॉकअप में बंद है। ओह, तो तुम राशिद की बात कर रही हो? इस तरह के लोग हमारे नजदीक ना टिश्यू पेपर की तरह होते हैं, जिन्हें यूज करो और फेंक दो। अब राशिद की जगह कोई और आ जाएगा, सिंपल। अच्छी तरह समझ गई हूं मैं तुम लोगों की ज़हनियत को। मैंने तो राशिद का नाम भी नहीं लिया, लेकिन तुमने अपने चमचे को फौरन से पहचान लिया। ठीक है, तो राशिद को तुमने भेजा था मेरे घर मुझे डराने धमकाने के लिए, मुझे चुप कराने के लिए, है ना? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? हम क्यों भेजेंगे उसे वहां? दिमाग खराब तुम्हारी बीवी का हो गया, समझाओ इसे। अगर दोबारा इसने मुझे तंग करने की कोशिश की ना, तो अपने बाप के साथ साथ तुम भी जेल की सलाखों के पीछे जाओगे। देखो लड़की, सीधी सी बात है, तुम्हारा बाप तो मर चुका है ना? इस तरह कोर्ट कचहरी में जाकर गला फाड़ फाड़ के चिल्लाने से तुम्हारा बाप जिंदा तो नहीं हो जाएगा। Am I right? और तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरा और मेरे बच्चों का इस सारे मसले से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर अकबर ने कुछ किया भी था तो हमें नहीं मालूम है, और हम इस मसले में मजीद पढ़ना भी नहीं चाहते। So why the heck are you wasting our time? मैं 60 करोड़ लो और दफा हो जाओ और केस वापस लो। तुम्हें भी पता है कि तुम्हें इन पैसों की जरूरत है। You know that, right? चलो एक डील करते हैं। तुम्हें हकमायर के 60 करोड़ रुपए चाहिए ना? दिए। तलाक भी चाहिए, वो भी मिल जाएगी, लेकिन एक शर्त है मेरी। हमारे खिलाफ जितने भी केसेस किए हैं ना तुमने, सब वापस ले लो। हाँ प्लीज, अपने पैसे भी लो और केस भी वापस ले लो, और हम सबकी जिंदगियों से ना दूर चली जाओ प्लीज। तुम लोगों ने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने हक महर के बदले में अपने बाप के केस का सौदा करूंगी? सौदागर तुम सब लोग, जो हर किसी चीज को दौलत के तराजू में तोलते हो। केस तो चलेगा और तुम सब लोग बर्बाद हो जाओगे। बर्बाद हो जाएंगे ना? हर बार तुम्हें मौका देता हूं कि तुम ठीक हो जाओ, मैं बर्बाद करता हूं। क्या करना चाहो?
छोड़ उसे। ठीक हूँ मैं। नहीं हाथ है, इसको हाथ मत लगाइए। क्या कर रहे हो ये? छोड़ो उसे। हाथ लगाया तो जान से मार दूंगा। ध्यान, तुम्हें मेरी कसम, छोड़ दो उसे। छोड़ दो ध्यान, चलो यहाँ से प्लीज, चलो। चलो जाने दो उसे। अमल, तुम्हें क्या जरूरत थी वहां अकेले जाने की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? ये तो अच्छा हुआ खादिम हुसैन ने मुझे मैसेज कर दिया, मैं वक्त पे पहुंच गया, वरना ना जाने क्या होता। मैं अकबर की दरिंदगी की इंतहा देखना चाहती हूँ। कैसे उसने मेरे पापा की जान ली? वो इतने सुकून से कैसे जी सकता है? मैं अकबर और महाजबीन को उनके किए की सजा दिलाकर रहूंगी। अमल, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरे जीने का तो मकसद ही खत्म हो जाता। खैर, तुम मुझसे वादा करो तुम आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। और अब रेडी हो जाओ, मैं तुम्हारा नीचे वेट करता हूँ। हमें खालिद भाट और फयाज से मिलने जा रहा हूँ। हियरिंग की डेट करीब आ रही है, हमें काम तेज करना पड़ेगा। मैं गाड़ी में वेट कर। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आने के बाद ये बात वाजे हो गई है कि इस तमाम जुर्म के पीछे महजबीन और अकबर का हाथ है। नहीं जज साहब, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। ये सारा प्लान अकबर साहब का था। सारी प्लानिंग उनकी थी कि अशफाक साहब को फंसाकर कंपनी को लूट लेते हैं। तो अब आपने सच बोलना शुरू कर ही दिया है। बताइए सच क्या है? मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये सारी प्लानिंग अकबर साहब की थी। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने उनका साथ दिया है। अब अगर वो बोल नहीं सकते तो मैं क्या कर सकती हूँ? माय लॉर्ड, अब मैं फयाज साहब को कटहरे में बुलाना चाहूंगी, जो हमें बताएंगे कि अशफाक साहब को किस तरह इन्होंने कंपनी फ्रॉड में फंसाया और उनकी जान भी ली। इजाजत है। आप बैठ सकती हैं प्लीज। जज साहब, ये बात बिल्कुल सच है कि अशफाक ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उसे जहर देके मारा गया था। इनफैक्ट उसे खाने में महाजबीन और अकबर ने ही जहर मिलाया था। मैंने अशफाक को बहुत समझाया कि वह महाजबीन और अकबर की बात मान ले, उसको नुकसान कम होगा, मगर वो एक न माना और बिलाखिर जान से हाथ धो बैठा। उस दिन महाजबीन ही लॉकअप में खाना लेके आई थी और वहां पे 2 लोगों ने महाजबीन का साथ दिया था। जज साहब, आज भी इस सारी वारदात की उस पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी फुटेज मौजूद होगी। इस तमाम कार्रवाई में अकबर और महाजबीन का साथ देने पे मैं तहे दिल से बहुत शर्मिंदा हूं। ये सच है जज साहब के खाने में जहर था, लेकिन वो खाना मुझे अकबर साहब ने दिया था। उन्होंने ही जहर मिलाया था खाने में। मेरा सिर्फ कसूर इतना है कि मैंने अकबर साहब का साथ दिया था। असल मुजरिम तो वो हैं, उन्हें गिरफ्तार करें, मुझे छोड़ दें। माय लॉर्ड, सब सच खुद ही सामने आ गया। मुझे नहीं लगता कि अब हमें कुछ और कहने की जरूरत है। चूंकि अकबर साहब पैरालाइज्ड हैं, लिहाजा ये अदालत उन्हें घर जाने की इजाजत देती है, लेकिन उनके घर पे पुलिस का पहरा रहेगा। यह अदालत
मुसम्मात महजबी को फौरन गिरफ्तार करने का भी हुक्म देती है। यह अदालत 11 तारीख तक मुलतवी की जाती है। एडजर्न। हेलो। पिछले 2 महीने में 4 अरब का नुकसान हुआ है। ओके ठीक है। बुलाना नहीं चाहिए था इस अकबर को वापस। सोच भी नहीं सकती थी सब हो जाए। लालच में आकर अपना ही नुकसान कर लिया। अरे मॉम, हमें क्या पता था कि वो उस अशफाक की बेटी निकलेगी। हाँ, लेकिन उस कासिम दाद को पता था, उसने हमें बेखबर रखा। तेरे इंसान है। वैसे अच्छा ही हुआ अंकल को अरेस्ट नहीं किया। एक पैरालाइज्ड आदमी को क्या अरेस्ट करेंगे वो लोग। वकील बता रहा था कि अगर अकबर पे जुर्म साबित हो भी जाता है तब भी उसे जेल नहीं भेजेंगे। तो अब क्या होगा? क्या होगा? सब कुछ बर्बाद हो गया है। सारा बिजनेस, वो सारा पैसा, सब कुछ चला गया, सब कुछ डूब गया है। जो कुछ भी हम अकबर के लिए संभाल रहे थे सब कुछ चला गया है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। रिलैक्स, चले। अमल, तुम जीत चुके हो, फिर परेशान क्यों? जो जख्म उन लोगों ने हमें दिए हैं वो कभी कम नहीं होंगे। मेरे पापा अब कभी वापस नहीं आ सकते थे। अमल, एक बात कहूं, तुम्हारे पापा जहां भी होंगे वो ये देखकर बहुत खुश होते होंगे, फख्र महसूस करते होंगे कि उनकी बेगुनाही साबित करने के लिए उनकी बेटी किस तरह लड़ रही है। Even I am proud of you. तुमने जो हिम्मत दिखाई, काश दुनिया की हर बेटी तुम्हारे जैसी हो। जहान, प्लीज मुझे घर ड्रॉप कर दो कि मैं कुछ देर तन्हा रहना चाहती हूँ। वहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम अकेले बैठ के रोओगी और तुम्हें मैं कभी अकेले छोड़ूंगा नहीं। ये मेरा वादा है। अमल से बात हुई? वो ठीक है, रेहान है उसके साथ। उसका अपना घर है, पता नहीं वो यहाँ क्यों नहीं आ रही, अकेले क्यों रह रही हो? मेरी अमल बड़ी हो गई है, अकेले रहने से डरती नहीं है। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे बाबा किसी का मर्डर भी करवा सकते हैं। दौलत की लालच में आके इतना गिर गए वो। इतना कुछ था अकबर के पास, जायदाद, बैंक बैलेंस, यहाँ भी और मुल्क के बाहर भी, फिर भी इतना लालच। देखा नतीजा। कासिम अंकल, हमें तो पता ही नहीं था। हमसे तो वो खुद महीने में 1 दफा मिलते हैं, घर तो आते ही नहीं थे। हर वक्त तो मामा से झगड़ा ही रहता था उनका। मैं जानता हूँ, इसीलिए दिलशाद अपना अलग बिजनेस करती है। उन्होंने तो कभी हमें अपनी औलाद ही नहीं समझा, लेकिन खैर उन्हें अमल के पापा का मर्डर नहीं करवाना चाहिए था। सुनिए आंटी, आई एम सो सॉरी।
मैं खाना लगवाती हूँ। यहाँ पे परेशान नहीं हम, ठीक है? क्या आपके बाबा ने मेरे पापा को मर्डर किया था? देखो राफे, जो हुआ सो हुआ, लेकिन तुम तो एक ब्रेव बॉय हो ना। अगर तुम रो पड़े तो तुम्हारी मामा और आप ही को कौन संभालेगा? चलो अब रोना बंद करो। हाँ, एक मिनट। हम्म। हे मेरे रब, मुझे तेरे इंसाफ पे पूरा भरोसा है। मुझे यकीन है कि सच और झूठ की इस लड़ाई में जीत सच की ही होगी। मेरे पापा मसलूम और मासूम थे। मेरे पापा को इंसाफ मिलेगा। मेरे पापा हमारी दुनिया थे। मैं और मेरा छोटा भाई, उन्होंने हमें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। पापा दिन रात मेहनत करते थे और उसी मेहनत की बदौलत तरक्की करते चले गए। अपने वक्त की एक बहुत बड़ी कंपनी में एक बहुत अच्छी पोजीशन पर पहुंचे। मेरे पापा बहुत बहादुर थे, बहुत मेहनती थे, हर किसी की मदद करते थे, हर किसी का ख्याल रखते थे। अपने और मामा के रिश्तेदारों की भी हर तरह से हेल्प करने की कोशिश करते थे। मुझसे कहते थे कि जिंदगी में मुश्किलात आती है, हमें उनसे लड़ना सीखना चाहिए, डर कर भागना नहीं चाहिए। हमारी दुनिया हमारी जन्नत थी और एक दिन हमसे हमारी जन्नत छीन ली गई। इन दो लोगों ने मेरे पापा को फंसाया और फिर अपनी लालच में उनकी जान भी ले ली। आप जानते हैं, जब किसी औलाद से इस तरह उनका बाप छीना जाए तो उन पर क्या गुजरती है, किस कदर अजियत, किस कदर तकलीफ से गुजरते। ईमानदारी से जीना उनका इतना बड़ा जुर्म बन गया कि उनसे उनकी जान ले ली गई। जो शख्स हमें जीने का दर्द देता था, वो अपनी जान कैसे ले सकता है? यही सवाल बोझ बनकर हमेशा मेरे दिल में रहा। मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते थे। हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया गया। जीने की उम्मीद, आस, पैसे,
हमारे अकाउंट्स भी सील कर दिए गए। हमारे पास रहने के लिए घर तक नहीं था। 2 वक्त की रोटी और छत के लिए हम दर दर भटकते थे, सिर्फ चंद पैसों के लिए। छोटी उम्र में सेल्स गर्ल की जॉब करनी पड़ी। तो मेरा छोटा भाई, वो बेचारा बोलना ही भूल गया। हर वक्त गुमसुम रहने लगा था, किसी से कुछ नहीं कहता था, लेकिन बहुत तकलीफ से गुजर रहा था। हम अपने रिश्तेदारों पर बोझ बन गए। हमें अपने रिश्तेदारों ने बांट लिया। मेरा छोटा भाई और मामू के घर, और मुझे फुप्पो के घर जाना पड़ा, जहां फुप्पो का देवर मुझे दिन रात परेशान करता, तरह तरह से हरासा करने की कोशिश करता। लोगों की वजह से हम बहुत अजियत से गुजरे। इन दोनों ने जिस तरह से मेरे पापा को छीना है, इसके लिए कभी मैं माफ नहीं कर सकती, कभी भी नहीं।